हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 को करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 3.5 में एक मेथड जो लास्ट का मेथड बचता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आज इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। हम सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है। और प्यारे बच्चों, इससे पहले दो मेथड मैंने पहले भी बताया था कि लीनियर पेयर को जो इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड हम दोनों मेथड्स पहले ही कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या इसने दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। कि नीचे जो इक्वेशंस दिए हैं, इसने 4 पार्ट्स इस इक्वेशन के दिए हैं। सॉरी, क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं कि इसमें से कौन सी समीकरण यूनिक का हल यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशंस है, मतलब बहुत सारे हल हैं या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। कौन सी 4 समीकरण हैं, इनमें से कौन सी समीकरण ऐसी हैं जिनके इस तरह के हल हैं। अगर ये कहे आगे बढ़े, ये देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे सामने यही बात आ जाती है कि इसमें से हमें ये चेक करना जरूरी हो जाता है कि कौन सी समीकरण का हल सॉल्यूशन है, कौन सी समीकरण का क्या हल है। तो पहले पार्ट को हम लेते हैं और पहले पार्ट में देखते हैं इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन किससे करते हैं, ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 से। ठीक है, ये a1 b1 c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 से हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने में जब हम प्राप्त करते हैं तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इस इक्वेशन में x1 a1 की वैल्यू क्या है आपकी 1, b1 की वैल्यू क्या है आपकी -3 और c1 की वैल्यू क्या है आपके -3। ये दो a1 b1 और c1 दोनों की वैल्यू इसमें इक्वेशन फर्स्ट से आ जाती है। और इक्वेशन सेकंड से a1 a2 की वैल्यू आपकी 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू आपकी आ जाती है -2। x को छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है वो a1 की वैल्यू होता है। y को छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है वो b1 की वैल्यू होते हैं। यहाँ जिसके पास x y z नहीं होता वो c1 की वैल्यू मानी जाती है। तो इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 c1 आ जाती है। a2 x को छोड़ के जो बाकी बचता है a2 की वैल्यू, y को छोड़कर जो बाकी बचता है b2 की वैल्यू और जिसके पास x y z नहीं होता c2 की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है 1/3, b1 अपॉन b2 क्या है आपका -3 अपॉन -9 1 7 -3 1 जा 3 3 3 जा 9 क्या 1/3 आ जाता है। और c1 अपॉन c2, c1 की जगह -3, इसकी जगह 2, इससे कैंसिल आ गया क्या आ गया 3/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन ये तो इक्वल है सॉरी, और c1 अपॉन c2 आपका इक्वल नहीं है। इस तरह से अगर ऐसी इक्वेशन बन जाती है 1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल माने जाते हैं और ये आ जाते हैं, ये इक्वल नहीं होता तो इसका कोई हल नहीं होता। हैज़ नो एनी सॉल्यूशन मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति है कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस क्वेश्चन को वहीं तक छोड़ देंगे और यहीं पर इसका आंसर आपका बन जाता है। ठीक, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होता फिर इसको हम आगे बढ़ाते। तो पहला पार्ट का हमें जो आंसर प्राप्त हुआ नो सॉल्यूशन मिला है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है हम उसको भी चेक करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट 2x प्लस का y इजकल टू 5, 3x प्लस 2y इजकल टू 8। हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इजी बना लेते हैं। मीन्स 2x प्लस y माइनस का 5 इजकल टू क्या बना ली 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी 3x प्लस का 2y, ये बराबर की साइड 8 है तो इस साइड माइनस में ले आ जाए, -8 इजकल टू क्या बन जाती है आपकी 0। वही कंपैरिजन वाला मेथड सिस्टम, कंपेयर करते हैं तो a1 की वैल्यू यहाँ क्या आती है 2, b1 की क्या आ जाती है 1 और c1 की क्या आ जाती है -5। इसी तरह से यहाँ a1 की 3, a2 की 3, b2 की 2 और c2 की -8।
तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इस तरह से दोनों इक्वेशन से हमें कुछ वैल्यूज प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि A1 अपॉन क्या है और A1 A2 क्या है। A1 की जगह 2 और A2 की जगह 3 और B1 अपॉन B2 B1 की जगह 1 अपॉन 2। तो हमें दिख रहा है कि हमें क्या मिल रहा है कि पहली दो वैल्यूज इक्वल नहीं है, मीन्स A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ही इक्वल नहीं है। इट मीन्स इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है। समीकरण के क्या है? अद्वितीय हल है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम अब सोल्व करेंगे। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का क्या होता है? देखो यहाँ पर 1 ऐसे हम 3 हम इसके 3 पार्ट बना लेते हैं। पहले पार्ट में लिखते हैं x, दूसरे पार्ट में लिखते हैं y और तीसरे पार्ट में लिखते हैं 1। हम इसके क्या मान लेते हैं? 3 पार्ट्स इसके मान लेते हैं। पहले पार्ट में इस तरह से x, दूसरे पार्ट को क्या डिवाइड कर लेते हैं y, तीसरे पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं हम 1। अब जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं सोल्व करने के लिए, देखो इक्वेशन है आपकी 2 इक्वेशन थे। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। 2 इक्वेशन आपकी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन x के लिए हम कोई वैल्यू सोल्व करते हैं, x के लिए ये x को भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे। y के पास क्या है? 1 और इसकी क्या है? यहाँ पर क्या है? 8 कहीं का माइनस का, और यहाँ रखते हैं माइनस, फिर नीचे से ऊपर को 2 और फिर क्या आपका माइनस का 5। ये तो आपका क्लियर हो जाता है x के लिए। अब जब y के लिए हम चलते हैं तो y के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? y के लिए सबसे पहले नीचे से ऊपर को चलेंगे, मीन्स यहाँ से यहाँ को 3 माइनस का 5, फिर ऊपर से नीचे को माइनस यहाँ रखेंगे 2 माइनस का 8। ये y के लिए आ जाते हैं। अब आते हैं जिसके पास x y z नहीं, तो मतलब 1 के लिए क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, इसको भूल जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई क्या में करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से क्या हमें दोनों रेशोज के मतलब 3 पार्ट्स के नीचे की जो वैल्यूज है वो मिल जाती है। x अपॉन यहाँ क्या करेंगे? माइनस का 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 8। अब ये माइनस क्या होगा? प्लस 5 2 10 इजकल टू y। इसकी मल्टीप्लाई 3 15, ये माइनस है माइनस प्लस 8 2 16 इजकल टू 1 अपॉन 2 2 4 और 3 बन जा 3। तो इस तरह से जब हम आगे इसको सोल्व करते हैं, यहाँ क्या बच जाता है? x अपॉन 2, यहाँ क्या बच जाता है? x अपॉन y अपॉन 1 और यहाँ क्या बच जाता है? 1 अपॉन 1। इस तरह से तीनों वैल्यूज आपकी जो तीनों रेशोज बनाए थे, इस तरह से तीनों रेशोज को आपको जब सोल्व करते हैं तो इस तरह से मान आ जाते हैं। अब हम इसको आगे हम बढ़ाएंगे क्या? एक बार तो x के इजकल टू ये लेंगे, यदि इफ़ x अपॉन 2 इजकल टू 1 तो x इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी साइड क्या आ गया 2, और फिर हम करेंगे y को उसके इक्वल इफ़ y अपॉन 1 इजकल टू 1 अपॉन 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 1। इस तरह से हमें x इजकल टू 2 मिल जाता है और y इजकल टू आ जाता है 1। दोनों आपके x और y की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाती है। तो ये मेथड आपका इस तरह से थर्ड पार्ट 3x माइनस 5y यहाँ पर दिया था, थर्ड x माइनस 3x माइनस 5y, ये बराबर से साइड की वैल्यू थे तो हमने क्या किया? बराबर से इसको इस साइड जंप करा दिया और इधर बची आपकी 0। यहाँ पर 6x माइनस 10y, ये इसको भी 40 को हम इस साइड ले जाते हैं, इधर बन जाती है आपकी 0। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में वही a1 की वैल्यू क्या है आपकी 3, b1 की वैल्यू क्या आपकी माइनस का 5 और c1 की वैल्यू क्या आपकी माइनस का 20, a2 की वैल्यू क्या आपकी 6, b2 की वैल्यू क्या आपकी माइनस का 10 और c2 की वैल्यू क्या आपकी माइनस का 40। तो पहले यही चेक करेंगे रेशोज क्या है, ये यूनिक है या मेनी सॉल्यूशंस है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। 1 अपॉन 2 3 अपॉन में 6 3 1 3 3 2 6 1 अपॉन 2 आ जाता है। b1 अपॉन b2, b1 की माइनस का 5 और b2 की माइनस का 10 माइनस 5 1 5 5 2 10 क्या 1 अपॉन 2 आ जाता है। यहाँ दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है। अब हम थर्ड को भी चेक करते हैं, c1 अपॉन c2, c1 की 20 अपॉन c2 की जगह माइनस का 40, इससे कैंसिल हो गया, कितना गया? ये भी 1 अपॉन 2 आ रही है। 10 हमें क्या मिल रहा है? इस प्रकार हमें मिलता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है और c1 अपॉन c2 भी इक्वल है। तो इक्वेशन हैज क्या है? इक्वेशन हैज
मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर तीनों आपकी इक्वल आ जाए तो इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं।